आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल स्टडी यानी कि आलोचनात्मक और तर्कपूर्ण स्टडी क्या है, स्पेसिफिक टूल्स क्या है स्टडी के, और साइंटिफिक डिज़ाइन क्या है। नेक्स्ट हमारा होगा ऑब्जेक्टिविटी क्यों ज़रूरी है एक रिसर्च में, और उसके बाद फिर हम लोग कवर करेंगे रेप्लिकेशन क्या होती है रिसर्च में और वेरिफिकेशन क्या होती है रिसर्च में। फिर है हमारी व्यवहारिकता क्यों ज़रूरी होती है। उसके बाद है पार्सिमोनी यानी कि मितव्ययिता, ये सब क्यों इम्पोर्टेंट होती है एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में। ये हमारा जो रिसर्च स्टडी है इसमें ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में कौन कौन सी बातें जो इम्पोर्टेंट होती हैं। आज हम लोग पॉइंट नंबर 5 से डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा है क्रिटिकल स्टडी यानी कि आलोचनात्मक या तर्कपूर्ण अध्ययन क्या होती है। तो वैज्ञानिक शोध में जो भी अध्ययन किए जाते हैं उससे आलोचनात्मक दृष्टि से और तर्कपूर्ण दृष्टि के द्वारा किया जाता है। इसके कुछ रीज़न होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके रीज़न यही होते हैं क्योंकि अगर आप किसी रिसर्च को करते हैं तो उसका जो है परिणाम, या तो आप उसको खंडन कीजिए या तो उसके प्लेस में कुछ नया आप रिसर्च दीजिए, ताकि ये क्रिटिकल स्टडी के कारण ही जो है हमारा जो आगे का जो रिसर्च है वो बढ़ता चला जाएगा कि मैंने रिसर्च किया आपने उस पर किस तरीके के नए रिसर्च को किया है। तर्कपूर्ण होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी साइकोलॉजिस्ट ने कुछ रिसर्च किए हैं तो फिर जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं या तो उनको समर्थन देंगे या तो फिर उनका खंडन करेंगे, और उनके स्थान पर नया जो है वो अपना कुछ रिसर्च उसमें देंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आलोचनात्मक और क्रिटिकल स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो वैज्ञानिक शोध में जितने भी अध्ययन किए जाते हैं उसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से तथा तर्कपूर्ण दृष्टिकोण के द्वारा ही किया जाता है। ये जो विशेषता है ये किस में पाई जाती है, किस टाइप के रिसर्च में ऐसा पाया जाता है ये विशेषता, तो ये हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में पाया जाता है, जिसको हम लोग अन्वेषणात्मक अनुसंधान या फिर पुष्टि कारक यानी कि कन्फर्मेटरी रिसर्च भी कहते हैं। तो ये एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से माइंड में रखना है कि क्रिटिकल स्टडी क्या है। तो क्रिटिकल स्टडी के अंतर्गत जो भी 2 रिसर्च हैं जो कि हमारा है एक्सप्लोरेटरी और कन्फर्मेटरी, ये दोनों रिसर्च आती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक रिसर्चर दूसरे रिसर्चर द्वारा जो रिजल्ट होते हैं या डेटा होते हैं या तो उनका समर्थन करते हैं या फिर उनका खंडन करते हैं और उसके स्थान पर एक नया ज्ञान देते हैं। इसलिए जो कर्लिंगर साइकोलॉजिस्ट 2002 है और अन्य जो रिसर्च वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी विज्ञान की प्रगति के लिए आवश्यक है कि किसी भी विषय का अध्ययन आलोचनात्मक ढंग से ज़रूर हो। ऐसा होने से ही हमारी जो रिसर्च है वो और ज़्यादा आगे की ओर प्रगति करेगी। अगर हमने एक रिसर्च किया और उसको वहीं पे फिर मैंने स्टॉप कर दिया और कोई नया रिसर्च उस पर नहीं बना तो रिसर्च तो काफ़ी पुरानी होते जाएगी। तो जो हमारे नए रिसर्चर आते हैं वो दिन ब दिन उसमें रिसर्च करके परिणाम को या तो समर्थन करते हैं या तो फिर खंडन करते हैं। तो ऐसा कब हो सकता है, ये क्रिटिकल स्टडी के अंतर्गत ही हो सकता है। तो इस तरीके से एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल रिसर्च में क्रिटिकल स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ये हमारा साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशिष्ट उपकरण यानी कि स्पेसिफिक टूल्स। ये स्पेसिफिक टूल्स क्या है, तो जब भी हम लोग अनुसंधान या मनोवैज्ञानिक शोध के लिए कई प्रकार के विशेष उपकरणों का व्यवहार करते हैं उसको हम लोग स्पेसिफिक टूल्स कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसके अंतर्गत कई प्रकार की शोध प्रविधियाँ होती हैं, जो टेक्निक्स होते हैं रिसर्च टेक्निक्स और टेस्ट आते हैं। तो शोध करते समय जब भी हम लोग कोई रिसर्च करते हैं उसमें रिसर्चर अपनी आवश्यकता के अनुसार जब आंकड़े हम लोग इकट्ठे करते हैं तो उनके निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन के लिए कौन कौन से टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग देखिए मोस्टली कौन कौन से टेक्निक्स को यूज़ में ला सकते हैं। उसमें हमारा हो गया पहला इंटरव्यू, नेक्स्ट हमारा हो गया क्वेश्चनायर, और कभी कभी होता है कि बाई पोस्ट द्वारा भी हम लोग अपने डेटा को इकट्ठे करते हैं।
तो इस तरीके के जो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं उसी को हम लोग विशिष्ट उपकरण या स्पेसिफिक टूल्स कहते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में किए जाते हैं। क्योंकि डेटा को इकट्ठा करने के लिए तो हम लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे प्रूफ की जो ज़रूरत पड़ते हैं, वही हमारे टूल्स कहलाते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार से आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार के मानकित यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जैसे कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, ये इन सभी टेस्टों का यूज़ किया जाता है। और इन सभी टेस्टों को करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, या तो हम लोग इंटरव्यू लेते हैं या फिर हम लोग क्वेश्चनायर मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो हम लोग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम लोग हमारे जो टेस्ट होते हैं उसके किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारा जो औज़ार है, हमारे औज़ार का काम यही काम करते हैं। यही हमारे स्पेसिफिक टूल्स है जो हमारे रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइंटिफिक डिज़ाइन। अब साइंटिफिक डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है किसी भी रिसर्च के लिए, तो साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए जो साइंटिफिक डिज़ाइन है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी किसी शोध की वैज्ञानिकता और उसके लिए जो डिज़ाइन है उसकी क्या चीज़ पर निर्भर करती है, उसकी डिज़ाइन पर ही निर्भर करती है। जब भी हम लोग कोई शोध करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन भी बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब रिसर्चर अपने शोध को शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, शोध के उद्देश्य के जो अनुकूल है वो एक प्लान करते हैं, शोध के अकॉर्डिंग एक प्लान बनाते हैं। और इस प्लान का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि रिसर्च कैसे किया जाए, कैसे डेटा कलेक्शन किया जाए और किन टेक्निक्स और टूल्स और टेस्ट का यूज़ किया जाए। तो जब भी हम लोगों को डेटा का जो इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, जो हमारा डेटा है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, रेवर जो कि 2001 ने काफ़ी इसके लिए डिटेल में बताए हैं। उनके अनुसार जो डिज़ाइन है उसका अर्थ यह है कि कभी भी कोई योजना या स्कीम है जिसका निर्माण किसी भी काम को करने के लिए किया जाता है, डिज़ाइन के बिना हम लोगों का जो रिसर्च है वो अधूरा है। आप देखिएगा कि कभी भी कुछ भी काम करने के पहले सबसे पहले हम लोग एक रफ चीज़ जो तैयार करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर हमारा जो काम है उसको अंजाम दिया जाता है। तो ये चाहे रिसर्च हो चाहे किसी भी फील्ड में अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आपको एक डिज़ाइन टाइप से कुछ भी तैयार करना पड़ता है, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके साइकोलॉजिकल रिसर्च में। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता। ये क्यों ज़रूरी है एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए, तो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी का जो क्वालिटी है या गुण है वो पाया जाता है। जो भी हमारा साइकोलॉजिकल रिसर्च होता है उसमें ऑब्जेक्टिविटी जो होना है वो बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे रिसर्च होते हैं वो यह अध्ययन है जिसमें कि रिसर्चर किसी समस्या या विषय वस्तु का अध्ययन बिना किसी पक्ष के, पूर्वाग्रह के और स्टेरियोटाइप्स आदि व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित हुए बिना करता है। मतलब कि एक निष्पक्ष रिजल्ट उसको तैयार करना होता है, उसमें किसी तरह का आपको पूर्वाग्रह नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की पक्षपात नहीं होनी चाहिए, ना ही तो किसी तरीके के स्टेरियोटाइप्स आपका कुछ भी थिंकिंग होना चाहिए। ये सभी व्यक्तिक जो कारक हैं उससे प्रभावित हुए बिना ही उनको रिसर्च का अपना डेटा देना होता है। तो तभी हम लोग कहेंगे कि हमारा जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है इसमें ऑब्जेक्टिविटी है। इसके लिए चैपलिन 1975 ने भी कहा है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है उसका तात्पर्य यह है कि हमारा जो रिसर्च है वो पक्षपातपूर्ण है, मतलब कि पक्षपातपूर्ण मतलब नहीं है, मतलब कि इसमें किसी तरीके के पक्ष नहीं ली गई है और ये पूर्व धारणा जैसे आत्मनिष्ठ कारकों से मुक्त है। मतलब कि हमारा जो रिसर्च है इसमें पक्षपातपूर्ण और पूर्व धारणा जैसे जो भी कारक है इसको इससे अलग रखा गया। ये बिल्कुल ही एकदम जो है इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया गया है, तभी हमारा जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है वो आगे की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिफिकेशन यानी कि परिमाणन। अब परिमाणन क्या है, जब भी आम तौर पर मनोवैज्ञानिक शोधों में परिमाणन की विशेषता पाई जाती है। अब परिमाणन का क्या अर्थ होता है कि रिसर्च से प्राप्त जो अंक हैं उसका विश्लेषण जो है स्टैटिकल रूप में किया जाए।
जिसमें कि ननली 1981 के अनुसार परिमाणन का अर्थ है कि वस्तु में किसी गुण या विशेषता की कितनी मात्रा उपलब्ध है। इसी मात्रा को देखने के लिए या जानने के लिए स्टैटिस्टिकल का मतलब कि स्टैटिस्टिक्स का उपयोग यानी कि संख्या का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब आपने जाने कि परिमाणन क्यों हम लोगों के रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसके बाद हम लोग जो और बाकी के 3 पॉइंट्स हैं जिसमें कि रेप्लिकेशन और वेरिफिकेशन और व्यवहारिकता, ये सभी जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।